आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी के बारे में। आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। देखो, भारत में जैसे यूपीएससी होता है यानी संघीय लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है, वैसे ही राज्यों में एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग, जो कि राजस्थान में एक तरह से आरपीएससी है, ठीक है, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। अब देखो, आरपीएससी या यूपीएससी की बात कहाँ से आती है, सबसे पहले तो ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1919 में सबसे पहले आता है भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो इस अधिनियम में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था इसमें, ठीक है। देखो, इसके तहत क्या होता है कि 1923 में क्या होता है, 1923 में होता है ली आयोग का गठन होता है। तो ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में यूपीएससी में आयोग का गठन होता है, ठीक है, या फिर इस आयोग का गठन होता है जो कि केंद्र में होता है, ठीक है। मुख्यतः केंद्र में लोक सेवा आयोग गठित होता है। इसका कार्य क्या था, सिविल सेवाओं की भर्ती कराना इसका मुख्य कार्य था। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। इसमें कहा गया कि संघीय लोक सेवा आयोग तो होगा ही, इसके साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। इसका मतलब था कि दो या दो से अधिक प्रांतों में एक ही लोक सेवा आयोग हो सकता है। तो इनकी घटना का प्रावधान कब किया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अब देखो, ये बात करें अपन आरपीएससी या यूपीएससी, तो ये क्या है, संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेदों में या फिर संविधान में इसका क्या है, उल्लेख है, ठीक है। देखो, उसमें उल्लेख कहाँ है, संविधान के भाग 14 की बात करें तो उसमें अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में इसका क्या प्रावधान दिया गया है। तो वो देखो, 315 में कहा गया है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315(2) में कहा गया है कि दो या अधिक राज्यों में आपसी सहमति से उनके लिए एक ही लोक सेवा आयोग हो सकता है। यानी कि दो राज्यों में अगर आपसी सहमति हो तो उनके लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 316 में कहा गया है कि संरचना मतलब आरपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, तो इनकी संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 316 में। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की बात करें तो उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन वो राज्यपाल सीएम की सिफारिश पर यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर नहीं, सलाह पर नियुक्ति करता है, ठीक है। योग्यता की बात करें तो 1/2 सदस्य यानी कि लगभग आधे सदस्य, यानी आरपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, इनके आधे सदस्य क्या होने चाहिए, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनकी नियुक्ति तिथि से पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर कम से कम 10 वर्षों तक रहे हो। यानी आरपीएससी के आधे सदस्य ऐसे हो जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी सेवा में 10 या 10 वर्ष से अधिक, यानी कम से कम 10 वर्ष है ना, कार्यरत रहे हों, ठीक। कार्यकाल की बात करें तो आरपीएससी के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष बताएं या फिर 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो वो आरपीएससी के सदस्य का कार्यकाल होता है। त्यागपत्र में राज्यपाल को संबोधित करते हैं, अगर ये त्यागपत्र देना चाहें तो अपना संबोधन राज्यपाल को देंगे। अनुच्छेद 317 कहता है कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को यदि हटाया जाना है या फिर निलंबित करना है तो ये कार्य के बारे में जानकारी देता है अनुच्छेद 317, यानी कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को या तो हटाया जाए या फिर निलंबित किया जाए। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो अध्यक्ष या सदस्य की बात करें तो इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन याद रखें कि जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी सदस्य को निलंबित जरूर कर सकता है। यह क्वेश्चन आया था पटवारी 2021 में, इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा कार्य पटवारी का नहीं है। तो उनमें एक कार्य था कि जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी सदस्य को निलंबित कर सकता है, तो ये कार्य पटवारी का है, बाकी के कार्य वहां पे नहीं थे, ठीक है। तो देखो, 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भाई वैसे तो देखो, अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है अगर कोई भी लोक सेवा आयोग है किसी भी राज्य का, ठीक है। लेकिन यदि वह लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो उसके सदस्यों की नियुक्ति और दोनों के दोनों हटाना, वो दोनों के दोनों कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। हटाने के आधार बात करें कि हटाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, यानी कोई भी आरपीएससी हो चाहे कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसपीएससी हो, ठीक है, तो उसका सदस्य अगर दिवालिया घोषित कर दिया जाए, सदस्य के अंतर्गत मतलब सदस्य और अध्यक्ष दोनों शामिल होते हैं, ठीक है, या फिर वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा हो, यानी कि वह अपना कार्य तो संभाल रहा है और उसी के दौरान वह कोई भी ना लाभ का पद धारण करता हो, तो वो भी क्या होगा, यह अमान्य होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से पद पर रहने हेतु राष्ट्रपति द्वारा अयोग्य समझा जाए, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति अगर मानते हैं कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है तो उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है।
इसके अलावा बात करें, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट में यदि वह कदाचार का आरोपी हो, यदि उस पर कदाचार का आरोप लगाया जाता है तो उच्चतम न्यायालय उसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन करता है। आयोग यदि उसे दोषी पाता है तो वो कदाचार के आधार पर आरोपी होगा। देखो इस कदाचार के मामले में क्या क्या कार्य हो सकते हैं, ठीक है। इस मामले में यदि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई सलाह देता है राष्ट्रपति को, तो वह राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, बाध्यकारी होगी, यानी राष्ट्रपति को वो सलाह मानने के लिए बाध्यकारी किया जाएगा, ठीक है। इस जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है, यानी अगर उस पर कदाचार की जांच चल रही है उस सदस्य पर, तो उसके दौरान राष्ट्रपति उसको निलंबित कर सकता है, यानी कुछ समय के लिए उसको हटा सकता है पद से। इस संदर्भ में कदाचार को संविधान में परिभाषित किया गया है, यानी कि बताया गया है कि कदाचार क्या है, ठीक है। क्योंकि कदाचार का बार बार उल्लेख हो रहा है तो उसके बारे में बताना जरूरी है कि कदाचार किस आधार पर होगा। कोई व्यक्ति आरपीएससी का अध्यक्ष हो या चाहे सदस्य कदाचार का दोषी होगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हो। यदि वह भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसी के अंतर्गत कोई भी है ना योजना या फिर कार्य में सम्मिलित होता हो और उसमें वह लाभ प्राप्त करता हो, ठीक है। किसी निगमित कंपनी यानी कि कोई प्रचालन कंपनी यानी जो चल रही है फिलहाल में कार्यशील है के सदस्य या फिर कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता हो, यानी वह किसी भी और प्रकार से अगर लाभ प्राप्त करता है तो वह कदाचार का आरोपी होगा। अनुच्छेद 318 कहता है कि आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, मतलब वो कितने समय तक कार्य करेंगे, उनकी पदावधि क्या है, उनके क्या क्या कार्य क्षेत्र है, तो उनके बारे में नियम बनाने का अधिकार वो सारा का सारा दे रखा है अनुच्छेद 318 में, ठीक है। अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने में प्रतिबंध, ठीक है। यानी कि आयोग का सदस्य अभी आयोग का सदस्य वर्तमान में नहीं है तो वह कौन कौन से पदों को धारण कर सकता है, कौन कौन से पदों को धारण नहीं कर सकता, तो ये सारा का सारा अनुच्छेद 319 में दिया गया है। अनुच्छेद 320 कहता है कि लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य के बारे में जानकारी देता है कि अगर कोई सदस्य लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य है, ठीक है, तो वह उसके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, यानी उसे क्या क्या कार्य कर्तव्य के रूप में करने चाहिए। अनुच्छेद 321 कहता है लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों में वृद्धि, यानी लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों में किस सीमा तक वृद्धि की जा सकती है वो सारा बताया गया है अनुच्छेद 321 में। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय, यानी लोक सेवा आयोग के सदस्यों और तथा लोक सेवा आयोग के कोई भी कार्य में कितना व्यय होता है, कैसे होता है और कहाँ से होगा, ये सारा जानकारी अनुच्छेद 322 में दी गई है। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन की जानकारी है, ठीक है। आरपीएससी के बारे में और भी महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम आता है सबसे पहले 1949 में, और 1949 के इस अधिनियम का राजपत्र में प्रकाशन होता है 20 अगस्त 1949 में, लेकिन इसका गजट में प्रकाशन अलग दिन होता है। देखो राजपत्र अलग है, ठीक है, और गजट अलग है। तो गजट में प्रकाशन होता है 22 दिसंबर 1949 को, और इसके अंतर्गत इस प्रकाशन का उल्लेख कहाँ पे किया गया था, तो इस अधिनियम या अध्यादेश की धारा 1 के भाग 3 के तहत, ठीक है। अर्थात आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई और उसका वर्तमान में मुख्यालय है अजमेर। लेकिन यहाँ पे देखो 2 तारीखें हैं, तो इस तारीख का क्या कारण है 20 अगस्त 1949 को, तो इसका भी देखो हम एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में लेते हैं। राज्य में लोक सेवकों की भर्ती हेतु अनुच्छेद 315 के तहत आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई, लेकिन यह कहाँ की गई थी, जयपुर में की गई थी। लेकिन 20 अगस्त की तारीख महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 इसी दिन अस्तित्व में आया या फिर प्रभाव में आया था। सेकंड ग्रेड 2018 में यहां से प्रश्न पूछा गया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल अनुबंध करने वाले 22 प्रांतों में से, यानी कुल 22 प्रांत थे उस समय, उनमें से 3 में ही लोक सेवा आयोग थे। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। थर्ड ग्रेड 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। आरपीएससी का कार्यालय की बात करें तो अजमेर स्थानांतरण की सिफारिश किसने की, भाई कार्य शुरू में तो जयपुर था, ठीक है, फिर अजमेर स्थानांतरित किया गया तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया। आरपीएससी की बात करें, अगर शुरुआत में आरपीएससी की बात करें तो शुरुआत में सदस्य थे, 1 अध्यक्ष था और 2 सदस्य हुआ करते थे। प्रथम अध्यक्ष थे एस.के. घोष, ठीक है, एस.के. घोष तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, यानी उस समय जब ये बने थे 1950 में, तो उस समय ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। तत्पश्चात इनके पश्चात सदस्य कौन बने थे, श्री देवी शंकर तिवारी और श्री N.R. चंदोरकर, ठीक है, यानी कि एक अध्यक्ष था वो तो थे एस.के. घोष और 2 सदस्य थे वे थे श्री देवी शंकर तिवारी और श्री N.R. चंदोरकर, ठीक है।
और फिर दूसरे अध्यक्ष कौन बने? एस.सी. त्रिपाठी बने, जो कि उस समय संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रहे थे। ठीक है। वर्ष 1951 की बात करें तो आयोग के कार्यों को नियमित करने के लिए वर्ष 1951 में वैसे भी राज्यपाल का पद नहीं था, राज प्रमुख का पद था। तो देखो, आयोग के कार्यों को नियमित करने के लिए राज प्रमुख द्वारा निम्न विनियम पारित किए गए। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार उल्लिखित थे। ठीक है, इनमें से कौन सा विनियम था? तो पहला था राजस्थान लोक सेवा आयोग की शर्तें नियम 1951। ये किसने पारित किया? राज प्रमुख। उस समय राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह द्वितीय। ठीक है। आरपीएससी कार्यों की सीमा नियम 1951, दूसरा ये था। ठीक है। निम्न अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के कार्यों एवं अधिकार क्षेत्र के संबंध में है। यानी अगर लोक सेवा आयोगों से संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 16 में भी लोक सेवा आयोगों का उल्लेख है, अनुच्छेद 234 में भी है, 315 में भी है, अनुच्छेद 323 में भी इसका उल्लेख है। ठीक है। आरपीएससी की कार्यप्रणाली की बात करें तो आरपीएससी नियम और विनियम 1963 तथा आरपीएससी विनियम, भाई आरपीएससी की कार्यप्रणाली किस नियमों के आधार पर है? तो पहला तो है आरपीएससी नियम और विनियम अधिनियम 1963 में, दूसरा है आरपीएससी विनियम एवं प्रक्रिया का सत्यापन अध्यादेश 1975 और विनियम और प्रक्रिया का सत्यापन अध्यादेश या फिर अधिनियम 1976 द्वारा तय की गई है। यानी आरपीएससी की कार्यप्रणाली 1963 के नियम और विनियम अधिनियम तथा 1975 के विनियम और प्रक्रिया का सत्यापन अध्यादेश और अधिनियम 1976 के द्वारा कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है। ठीक है। फिर देखो, आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। यानी वार्षिक प्रतिवेदन, यानी वर्ष भर इसने क्या कार्य किया और इसने क्या क्या जो भी कुछ भी किया ना, वो सारा का सारा ये किसको देगा? तो राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। ये सेकंड ग्रेड 2023 में और आरएएस 2021 में ऐसा प्रश्न पूछा गया। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल की बात करें तो लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को। वो तो थी आरपीएससी की पूर्व बातें। ठीक है। अब थी आरपीएससी वर्तमान में क्या है। तो एक तो वर्तमान में अध्यक्ष है, 7 सदस्य हैं और एक सचिव भी होता है आरपीएससी में। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है। सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक और वित्तीय कार्य को निष्पादन किया जाता है। यानी जो सचिव होता है वो क्या करता है कि प्रशासन से संबंधित या फिर वित्तीय कार्य से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे निष्पादित या फिर पूरे कौन करता है? वो करता है आईएएस अधिकारी, यानी जो सचिव होता है। सचिव की सहायता के लिए उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक भी होते हैं। ठीक है। यानी सचिव की सहायता के लिए 2 और पद होते हैं, एक तो उप सचिव का, एक परीक्षा नियंत्रक का। ठीक है। आरपीएससी की वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री संजय कुमार श्रोत्रिय है। ठीक है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। सचिव की बात करें तो रामनिवास मेहता है। सदस्य 7 सदस्यों की बात करें तो केसरी सिंह राठौड़, डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी, श्री बाबूलाल कटारा, डॉक्टर मंजू शर्मा, अयूब खान और कैलाश चंद मीणा। देखो, ये फिक्स नहीं है क्योंकि इनमें से कोई किसी का भी कार्यकाल पूरा हो जाता है और कोई भी हट जाता है और नया सदस्य आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री संजय कुमार श्रोत्रिय और सचिव रामनिवास मेहता, जो कि एक आईएएस अधिकारी है। ठीक है। सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें, सदस्य जो भी थे, अध्यक्ष थे, अध्यक्ष में सबसे लंबा कार्यकाल कौन था? किसका था? श्री डी.एस. तिवारी का था। ठीक है। जो सबसे न्यूनतम या सबसे कम वाला कार्यकाल श्री पी.एस. यादव का था। लेकिन कल परसों जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2-3 दिन पहले दिसंबर माह में, तो उसमें कैसे पूछा गया? उसमें आजकल ऐसे भी पूछे जा रहे हैं कि कार्यवाहक जितने भी थे उनमें से कितने सदस्य कार्यवाहक रहे, यानी जितने भी अध्यक्ष थे, सदस्य थे, उनमें कार्यवाहक कितने थे? तो कुल कार्यवाहक अध्यक्ष थे 7। कौन कौन से? एल जोशी, एस.सी. सिंगारिया, एस.एस. टाक, एच.एन. मीणा, आर.डी. सैनी, शिव सिंह राठौड़, जसवंत सिंह राठी। क्योंकि आजकल हम परीक्षा में ऐसा नहीं है कि हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ही पढ़ने पड़ेंगे, हमें पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। अगर कोई अध्यापक ऐसे कहता है कि हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु से काम चल जाएगा तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, भले ही उसका बार बार रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है। भले ही आप पढ़ो कम थोड़ा, यानी कि सब टॉपिक मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ो पूरे पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उनमें से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है।